नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ आज हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आज हम आपको जरा ले चलेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद की स्थितियों पर। अब जबकि ये साफ हो चुका है कि बहुत बड़ा जनमत लेके भारतीय जनता पार्टी ने, कहा जा रहा है जिस तरीके से, कि 27 साल बाद वापसी कर ली है। जी हाँ, 27 साल बाद वापसी कर ली है दिल्ली की सत्ता में। उसी के साथ भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी नकारात्मक, एक फिर से ले रहा हूं। नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ है व्यालोक जी। आज हम बात कर रहे हैं दर्शकों आपके साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में बनने जा रही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बारे में, और खासतौर से मुख्यमंत्री के बारे में कि कौन होगा मुख्यमंत्री। हालांकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नई भाजपा में कौन बनेगा, कहां का मुख्यमंत्री, ये कयास लगाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से दिल्ली चुनाव में जीत दर्ज किया है, और अरविंद केजरीवाल नाम की भारतीय राजनीति के विषाक्त फैक्टर, जहरीले फैक्टर, उसकी राजनीति का अंत किया है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी की राजनीति का अंत किया है सत्ता के मामले में, बल्कि अरविंद केजरीवाल के खुद के चुनाव, उसका भी एक तरह से अंत किया है। यानी अरविंद केजरीवाल अब विधायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस विधानसभा में अपने प्रोटोकॉल का फायदा उठा के केवल और केवल नरेंद्र मोदी के प्रति जहर बोते थे, पूरे देश में जहर बोने का प्रयास करते थे, अब अरविंद केजरीवाल के नाम का वो आदमी यह भी नहीं कर सकेगा। ये हासिल है, ये जमा है, ये पूंजी है अरविंद केजरीवाल के पास, जो अब बची हुई है। बहरहाल 22 की संख्या अभी भी है, यानी जहरीलापन अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। एक दूसरे राज्य यानी पंजाब में सरकार भी है, लेकिन कहते हैं ना कि धीरे 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 ये सारी चीजें होती हैं। अब सवाल ये उठता है व्यालोक भाई कि दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जबकि मैंने अभी ये कहा कि आज की भाजपा में इस तरह का कयास लगाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ऐसा जो भी दावा करता है, हालांकि हमने ये दावा किया था, ये अंतिम वीडियो अगर आप देखिएगा 4 दिन पहले का, जब वोटिंग हो चुकी थी और हमने और व्यालोक जी ने ही बात की थी, हमारा थंबनेल दर्शकों ये बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल हुए दिल्ली से एग्जिट और भारतीय जनता पार्टी कर रही है शपथ ग्रहण की तैयारी। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण की तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है, और करना ही है उसको। हम ये भी दावा नहीं करेंगे कि हमने और भी वीडियोस पे, आप चैनल पे जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जब हमने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में दिल्ली में सत्ता में वापसी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत डर रहे हैं ये कयास लगाने में कि भाजपा का दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि दम भरते होंगे वो लोग जो कहते हैं कि हमने दावा कर दिया था, हमने बता दिया था, हमने तो पहले ही कह दिया था। हो सकता है ऐसे लोग नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के आगे पीछे बैठे रहते हो जब ये डिसीजन लेते हो, या नरेंद्र मोदी जी उनसे पूछ के ये डिसीजन लेते हो। लेकिन राजनीतिक जब विश्लेषण किया जाता है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन संकेतों को हम आप पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद एक कयासबाजी करते हैं। और यहाँ दिल्ली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि उन्होंने एक परंपरा बनाई है, अपने लोगों यानी अपनी पार्टी के कैडर के साथ वो अपने सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में भाजपा के बात करते हैं और भाषण देते हैं। उस भाषण में एक बात उन्होंने पूर्वांचलियों के बारे में कहा, उनके योगदान के बारे में कहा, भाजपा को मिले उनके साथ के बारे में कहा। यहीं पर जब चुनाव का विश्लेषण व्यालोक भाई हम लोग कर रहे थे, तो हमेशा हम लोग ये कहते थे कि भाई साहब ये बताइए, लोकसभा में भर भर के सीट मिल जाती है नरेंद्र मोदी जी को यानी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो कौन 14-15% ऐसा फ्लोटिंग वोटर है जो विधानसभा चुनाव दिल्ली का आता है सिर्फ 9 महीने बाद, तो वो पलटी मार देता है और उसके बाद चला जाता है कहीं और, यानी अरविंद केजरीवाल के पास। यहाँ पूर्वांचलियों को, उस बड़े वर्ग को, और पूर्वांचली शब्द का मतलब दर्शकों न यूपी है न बिहार है, न तो पूर्वांचल है यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और न बिहार है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक पहचान है।
ये भौगोलिक पहचान नहीं है पूर्वांचली शब्द, ये भोजपुरी आप कह सकते हैं कि भाषाई एक ये पहचान है, और ये पहचान मिलकर बनाती है। यहां तक कि इसमें उड़ीसा और बंगाल तक के लोग शामिल हो जाते हैं जब हम पूर्वांचली कहते हैं, इसमें नेपाल तक के लोग शामिल हो जाते हैं जब हम पूर्वांचली कहते हैं। तो ये एक पूर्वांचली वोट बैंक है जो फ्लोटिंग रहता था, नरेंद्र मोदी के साथ तो जाता था, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के समय वो अरविंद केजरीवाल नाम के विषाक्त व्यक्ति के साथ चला जाता था। उसने इस बार 3 तलाक बोला है अरविंद केजरीवाल को, जिसका नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल 22 और भारी बहुमत है इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास। आलोक भाई, बहुत खतरा है, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो कहता हूं कि ये नई भाजपा कब किसको सांसदी से उठा के विधायकी और तो और किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति को सभासद का चुनाव अपने सिंबल पॉइंट से लड़ा दे, इसमें भी कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ऐसे में भारी रिस्क का काम हम लोग कर रहे हैं। क्या पूर्वांचली प्रयोग दिखाई दे सकता है दिल्ली में? हम लोग तमाम खतरों के बीच न तो किसी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाजपा में सूत्रों की राजनीति करना या सूत्रों की बात करना बेकार की बात है। और ये लगातार 2014 से पहले बार जब मंत्रिमंडल गठन हुआ था तब से ये एकदम स्पष्ट है। अभी भी जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं वो अपना करते रहते हैं और उनके मुंह पर कालिख फूटती है। तो हम लोग कोई नाम नहीं ले रहे हैं, हम लोग केवल प्रधानमंत्री के भाषण से वो संकेत स्पष्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और बात है, केजरीवाल को हराने में, केजरीवाल को स्थापित करने में दो जो बड़े फैक्टर थे, एक टेम्पो वालों का और एक फैक्टर जो पुरबियों का था। वो पुरबिया फैक्टर इस बार कैसे केजरीवाल के खिलाफ था और क्यों था? क्योंकि केजरीवाल ने अपनी अहंकार, अपनी जिद में पूर्वांचल का घोर अपमान किया था। उसने, आपको याद होगा कि बिहारियों को फर्जी वोटर बताया था एक बार। फिर उसने कहा था कि बिहारी यहाँ आते हैं, दिल्ली में इलाज करवाने चले आते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का वो कोरोना काल का दैत्य राक्षसी स्वरूप याद कीजिए, जब दिल्ली के गली मोहल्लों में लाउड स्पीकर लगाकर इस निर्लज्ज नीच आदमी ने घोषणाएं की थी कि बसें लगी हुई हैं, आप लोग चले जाएं, आप लोग यहां से निकल जाएं, आप लोग निकल सकते हैं। यह बात दीगर है कि उसके बाद कोई बसें नहीं मिली, कुछ नहीं मिले। और जब लोग उत्तर प्रदेश के रास्ते, वही नोएडा गाजियाबाद के रास्ते अपने घर लौट रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसों की व्यवस्था करवाई थी, मैदानों में टेंट लगवा के उन लोगों को रुकवाया था या जो कुछ भी दिया था। अब उस पर तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो सच है वो हम सब लोग जानते हैं कि एक केजरीवाल ने किस तरह निकाला था। इसके अलावा चौथा जो इसका अपराध था कि छठ जो बहुत बड़ा पर्व है बिहार का, और जो बिहारी जहां भी गया है, चाहे वो सिएटल जाए, चाहे वो फ्लोरिडा जाए, चाहे वो देश जाए, विदेश जाए, वो छठ अपने साथ लेकर गया है। दिल्ली की यमुना को इसने जिस तरह सीवर बना दिया, उस पानी में आप खड़े नहीं हो सकते हैं। वहां छठ करते वक्त बिहारियों पर, पुरबियों पर, क्योंकि छठ केवल बिहारी ही नहीं करते हैं, पूरा पूर्वांचल करता है, बहुत बड़ी मात्रा में करता है, उन पर क्या बीती होगी। तो ये 4 कारण केजरीवाल के पतन के थे। और जो हम सूत्र या संकेत की बात कर रहे हैं, वही 4 कारण वहां भी निकल रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी बात ऐसे ही जाकर एवं ही बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो जब बोलते हैं तो हम उसमें से डिडक्ट करते हैं, हम उसमें से डेसिफर करते हैं, और हम ये कोई दावा नहीं करते हैं। वरना नाम तो ले सकते हैं हम लोग, सतीश उपाध्याय का नाम ले सकते हैं, कोई गुप्ता जी हैं उनका नाम ले सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह एक खास वर्ग को, क्योंकि प्रधानमंत्री जब जीत के बाद अपने वर्कर्स के बीच पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, और तब उन्होंने जो बातें बोली नरेंद्र मोदी ने, हमारा काम उसी से संकेत निकालना है। उन्होंने खास तौर पर पूर्वांचल के लोगों का धन्यवाद दिया। भाई देखिए, जो हमारी राजनीति का स्वरूप है उसमें पॉकेट्स बटे हुए हैं और हर एक राजनीतिक दल उनको कैटर करने की कोशिश करता है। आपने ही कहा कि हो सकता है कि उसमें से कोई, ये भी हो सकता है ना कि पूर्वांचल के किसी को न देके किसी सरदार जी को बना दिया जाए, किसी सिख को बना दिया जाए अल्पसंख्यक के नाम पर, हो सकता है किसी महिला को बना दिया जाए, किसी दलित को बना दिया जाए, लेकिन इनमें से किसी की तरफ संकेत नहीं किया है। तो हम केवल संकेत निकालने का काम कर रहे हैं। अगले
कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। बजट से बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं कि भाई बिहार को इतना दे दिया, बिहार को उतना दे दिया। हालांकि वो एक दीगर बात है कि भाई बिहार को जब आज तक नहीं मिला, तो बिहार को कुछ भी मिलता है तो लगता है कि अरे क्या हो गया। और भाई अगर आपका कोई राज्य सबसे सिकुड़ा हुआ है, सबसे गरीब है, तो आपको तो देना पड़ेगा। और आपने बिहारियों की एक बड़ी शिकायत रही है कि जो फ्रेट इक्वलाइजेशन के साथ उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसको आपने कभी कैटर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन खैर चलिए, वो एक अलग वीडियो का विषय है। लेकिन चुनाव होने वाले हैं तो शायद वहां भी नजर हो। शायद, मैं फिर से शायद ही कह रहा हूं, मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह 8 बजे नरेंद्र मोदी जी का फोन नहीं आता है जैसे हमारे कई लोगों को आता है कि साहब हमने ये सोच लिया है, इनको मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, आपकी क्या राय है। और तब शायद हमारे कुछ पक्षकार कह पाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि 3 घंटे के बाद पता चला कि उनके मुंह पर कालिख पुत गई है, क्योंकि जो दावे उन्होंने किए वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजनीति की बात है, संकेतों की बात है, प्रधानमंत्री एवं ही कुछ नहीं बोलते हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई पूर्वांचली बने। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि साहब बजट को जो है बिहार चुनाव से जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया, लेकिन समस्या यह है कि हमारे लोकतंत्र के गमले में हर महीने कोई ना कोई चुनाव का फूल वो खिला रहता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी इस समस्या का अंत करना चाहते हैं, इस तरह की राजनीतिक बातों का अंत करना चाहते हैं, और तब वो कहते हैं एक देश एक चुनाव। संभवतः वो भी इसी कहीं से निकल के आया है, हालांकि उसके कई सारे और कारण हैं। अब एक चीज और, अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब बिहार के वजह से ये ऐसा कर देंगे, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आने वाला था 2017 में, पहली बार जब योगी आदित्यनाथ जी उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने, तो उज्ज्वला योजना जैसी महत्वाकांक्षा योजना दर्शकों वो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, और लॉन्च करने की जगह उन्होंने चुना था उत्तर प्रदेश का बलिया। और बलिया में एक सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने जम के भाषण भी दिया था और वहां से उज्ज्वला योजना लॉन्च भी किया था। हर जगह ये कयासबाजी शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने बलिया का चुनाव किया है। ये भ्रम तब टूटा जब खुद प्रधानमंत्री मंच से बोलने की शुरुआत उन्होंने किया। उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा कि भाइयों बहनों, बलिया पूरे भारत का अकेला वो जिला है जहां आबादी के अनुपात में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन है। और तब सबका भ्रम टूटा कि प्रधानमंत्री अपनी उस महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना का चुनाव बलिया में उन्होंने क्यों किया। तो चुनाव का मामला वहां भी नहीं था। तो प्रधानमंत्री कई सारी ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि अब देखिए, दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने आलोक भाई जीत लिया है। रही विकास की बात, तो डबल इंजन के कॉन्सेप्ट अवधारणा के तहत नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार आएगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो विकास का काम तो आराम से कर लेगा दिल्ली में, चाहे दिल्ली को सुधारने का काम हो और चाहे एमसीडी को दुरुस्त करने का काम हो। हालांकि एमसीडी अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है। रही बात यह कि अब भारतीय जनता पार्टी वहां से संकेतों की राजनीति करेगी, क्योंकि ये संकेतों की राजनीति नरेंद्र मोदी की शैली है। आप अगर देखिएगा राजस्थान चुनाव जीतने के बाद वहां के मुख्यमंत्री का चेहरा, जहां फलाने से बैर नहीं और फलाने तेरी खैर नहीं, तो रजवाड़ा खत्म कर दिया साहब, परंपरागत। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को दिया, जहां ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कभी कोई गैर जाट वो लाके मुख्यमंत्री पर पद पर बैठाया जा सकता है। और अगर खट्टर साहब को इन तमाम सफलताओं के बाद रिप्लेस भी किया, उनको सेंट्रल लीडरशिप में लाए नरेंद्र मोदी की भाजपा, तो फिर आप देखिए सैनी साहब को वहां दिया और हरियाणा में भी ये मिथक तोड़ दिया। न सिर्फ हरियाणा, मध्य प्रदेश में शिवराज जी का जो रिप्लेसमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां भी। इसके पहले झारखंड, भले झारखंड बाद में हार गए, लेकिन झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री देने की संकल्पना किसी ने सोची नहीं होगी कभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी कर दिया। खैर उत्तर प्रदेश में तो वो कर ही चुके हैं सारे कयासों को तोड़ने के बाद, और किस तरीके से एक नया ऐसा चेहरा दिया जिसको कि अब राष्ट्रीय चेहरा माना जा रहा है। तो ऐसे संकेतों की राजनीति करने की आदत है और ये एक शैली और अब तक सफल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो नई दिल्ली या पूरी दिल्ली डेमोग्राफी रूप में अब पंजाबी वाली दिल्ली नहीं रह गई है, अब वो पूरी तरीके से पूर्वांचली दबदबे वाली, मैं डेमोग्राफी की बात करता हूं। ब्यालोक भाई ये बताइए, लोकतंत्र में आप सर ही गिनते हैं ना, तो उस सरों को
संख्या देने वाला जो आधारभूत प्लेटफॉर्म है वो तो डेमोग्राफी है, क्योंकि वोटर तो वहीं से निकल के आता है। और ये 15-16% वो फ्लोटिंग वोटर था जो कभी उधर जाता था और कभी इधर आता था। इसको कंसोलिडेट करके आगे इंटैक्ट रहे ये हमेशा। क्या ऐसे संकेतों की राजनीति या कोई ना कोई संकेत की राजनीति, चाहे वो दलित आए चाहे वो कोई भी आए, मैं कहता हूं एक बार हमारा सिख भाई भी वहां चला है, लेकिन भाजपा के पास अब ये प्लेटफॉर्म तो खुल गया है कि दिल्ली से वो एक संकेत की राजनीति करें मुख्यमंत्री का चेहरा देते हुए। राजनीति मूलतः प्रतीकों और संकेतों का ही काम है। और मैं बार बार कहता हूं, मेरी जब भी बात होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी मंच पर, मैं लिखता पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि भाजपा से दो चीजों में आप नहीं जीत सकते हैं। पहला हिंदुत्व के टर्फ पर और दूसरा संकेतों की राजनीति में। क्योंकि भाजपा जब 2 सांसदों की पार्टी थी तब भी उसने अपने घोषणा पत्र से कभी भी राम मंदिर या 370 को नहीं हटाया। तो इसलिए आप हिंदुत्व के टर्फ पर आप कितना भी धोती पहन के लटपटाते हुए, गिरते हुए, माथा पर त्रिपुंड लपेट लें, लेकिन आप अंततः राहुल विंची ही रहेंगे, ईसाई ही रहेंगे। इस देश की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और दूसरा, संकेतों और प्रतीकों की राजनीति में भाजपा से कभी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वो कब क्या कर देंगे। और उनकी पूरी पार्टी, चूंकि किसी एक खानदान की बपौती नहीं है, वो पूरी पार्टी, उसमें इतना अनुशासन अभी भी है कि वो लोग इस पूरे फैसले को मान भी लेते हैं। अब जैसे आप देखिए कि नायब सैनी बने, बहुत अंदर से बहुत सारी चीजें रही होंगी, लेकिन वहां सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, राजस्थान में चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि पता चला कि 10 विधायकों ने मुंह फुला लिया या 15 विधायक उधर चले गए। तो भाजपा जो कैडर आधारित पार्टी है अभी भी, और एकमात्र कैडर आधारित पार्टी है जो वंशवादी नहीं है, जहां एक वंश का शासन नहीं है, उससे इन दोनों चीजों पर कभी न पंगा लें। और संकेत तो भाजपा जरूर देगी, और एक बार फिर से डरते डरते ही सही, लेकिन मैं कहूंगा कि उस संकेत के पूर्वांचली होने के प्रबल आसार हैं। जी बिल्कुल सही बात है। एक होता है ना व्यालोक भाई, कि हम कह भी नहीं रहे हैं और हम कह भी रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी से दर्शकों पंगा नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल पंगा नहीं लिया जा सकता। इसलिए अब हम ये वीडियो पतली गली से निकल रहे हैं खत्म करके, और कोई पंगा हम भी नहीं लेंगे। लेकिन जो भी होगा वो बड़ा मजेदार होगा। संकेतों से राजनीति चलती है, राजनीति से संकेत निकलते हैं। इन दोनों का मिलन कब होगा? प्रधानमंत्री आप कहाँ हैं? आप अमेरिका से आइए, तब तक हम दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका आनंद लेते रहेंगे। व्यालोक भाई आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और व्यालोक भाई दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।